क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब किसान की बेटी जिसके पास ना तो बहुत पैसा था और ना ही कोई बड़ी ताकत, वो कैसे एक पूरे गांव की किस्मत बदल सकती है? क्या महज किताबी पढ़ाई से कोई इंसान इतना समझदार हो सकता है कि वो सालों से जले आ रहे अन्याय को जड़ से खत्म कर दे? आज की कहानी एक ऐसी ही साहसी और बुद्धिमान बेटी की है जिसने ये साबित कर दिया कि असली ताकत बाहुबल या दौलत में नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसले लेने वाली बुद्धि में होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टोरी बाय वाईबी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो सीधे हमारे गांव देहात की मिट्टी से जुड़ी है, जहां मेहनत तो गरीब करता है लेकिन उसका फल अक्सर कोई और ले जाता है। ये कहानी आपको भावनाओं के समंदर में ले जाएगी और अंत में एक बहुत ही खूबसूरत सीख भी देगी। तो चलिए समय न गवाते हुए इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा प्यारा गांव हुआ करता था जहां चारों तरफ हरियाली थी। इसी गांव में बिरजू नाम का एक बहुत ही सीधा और भोला भाला गरीब किसान रहता था। बिरजू का परिवार बहुत ही छोटा था। उसकी दुनिया बस उसकी एक इकलौती बेटी लाली के इर्द गिर्द घूमती थी। बिरजू ने अपनी गरीबी की परवाह ना करते हुए पेट काट कर पैसे जोड़े और बहुत ही अरमानों के साथ लाली को शहर में ऊंची शिक्षा पाने के लिए भेजा था। वो चाहता था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने, ताकि उन्हें इस गरीबी से छुटकारा मिल सके। लाली भी अपने पिता के सपनों की कद्र करती थी। वो न केवल गुणवान थी, बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार थी। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा इंसान भी था जिसने पूरे गांव की नाक में दम कर रखा था। उसका नाम था बलवंत सिंह, जो गांव का सबसे बड़ा और लालची जमींदार था। बलवंत सिंह के पास जमीन तो बहुत थी, लेकिन उसका दिल उतना ही छोटा और काला था। वो गरीब किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देता था, लेकिन उस जमीन के बदले वो उनसे इतना कर वसूलता था कि बेचारे किसानों के पास अपने बच्चों का पेट पालने के लिए भी कुछ नहीं बचता था। जमींदार बहुत ही चालाक था। वो पहले तो किसानों को मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपनी जमीन देता और फिर बाद में उनके सामने ऐसी शर्तें रख देता था जिनसे किसानों का खून पसीना उसकी तिजोरी में भर जाता था। एक दिन जमींदार अपने वफादार नौकर झुमरू के साथ अपने आलीशान घर के बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहा था। वो अपनी अमीरी पर घमंड करते हुए कह रहा था कि इन गरीब किसानों की जिंदगी भी क्या जिंदगी है। ये लोग बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर धूप में जलते हैं और पूरी जिंदगी तरसते रहते हैं। बलवंत सिंह को अपनी चालाकी पर बहुत नाज था। वो कहता था कि असली दिमाग तो मेरे पास है, जो बस आदेश देता हूँ और फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। उसका नौकर झुमरू भी उसकी जी हजूरी करते हुए कहता था कि मालिक, आपकी मर्जी के बिना तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप तो इन किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हो। जमींदार ने हंसते हुए बताया कि उसने किसानों को ऐसी शर्तों पर जमीन दी है कि मेहनत उनकी होती है और फसल पर मेरा कब्जा होता है। तभी वहां बिरजू किसान पहुंचा। बिरजू बहुत ही दुखी और परेशान था, क्योंकि उसके पास खेती के लिए अपनी कोई जमीन नहीं थी। उसने डरते डरते जमींदार से कहा कि मालिक, मैंने सुना है आप जमीन ठेके पर देते हैं। क्या आप मुझे भी 1 साल के लिए अपनी जमीन पर काम करने का मौका देंगे? बिरजू ने अपना परिचय दिया कि वो पास के गांव बसंतपुर का रहने वाला है। जमींदार ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि ठीक है बिरजू, मैं तुम्हें जमीन तो दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बिरजू उस समय इतना मजबूर था कि उसने बिना सोचे समझे कह दिया कि मालिक, आप जो भी शर्त रखेंगे मुझे मंजूर है। जमींदार ने शर्त रखी कि 1 साल के बाद जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा तुम्हारा। बिरजू बहुत खुश हुआ। उसने कागजी कार्यवाही पूरी की और अगले ही दिन से खेत में जुट गया। उसने सोचा कि अगर वो दिन रात एक कर देगा तो आधी फसल में भी उसका और उसकी बेटी का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। बिरजू ने कड़ी धूप और बरसात की परवाह किए बिना उस खेत में अपना खून पसीना बहाया। कुछ महीनों बाद मेहनत रंग लाई और खेत में सुनहरी गेहूं की फसल लहलहाने लगी। जब ये खबर जमींदार बलवंत सिंह के पास पहुंची तो वो खुद को रोक नहीं पाया और देखने पहुंचा कि फसल कैसी हुई है। बिरजू ने बड़े गर्व से बताया कि मालिक, इस बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैंने बहुत मेहनत की है। लेकिन जमींदार के मन में तो पाप था। उसने बिरजू की मेहनत को सिरे से नकार दिया और कहा कि ये सब तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत का इसमें कोई बड़ा हाथ नहीं है। जमींदार ने अपनी चाल चली और बिरजू से कहा कि शर्त के मुताबिक आधा हिस्सा मेरा है। उसने चालाकी से गेहूं की सारी अच्छी और साफ फसल अपने कब्जे में ले ली और खराब कटी फटी फसल बिरजू के लिए छोड़ दी। बिरजू की आंखों में आंसू आ गए। वो आसमान की तरफ देखकर रोने लगा कि हे ईश्वर, इतनी मेहनत के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। क्या हम गरीबों की किस्मत में बस लुटते रहना ही लिखा है?
उन्हीं दिनों बिरजू की बेटी लाली शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस लौटी। जब उसने गांव की हालत देखी और अपने पिता के मुरझाए हुए चेहरे को देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसने पिता से पूछा कि गांव के लोग इतने दुखी क्यों हैं और हमारे घर की ये हालत क्यों है। बिरजू ने अपनी व्यथा सुनाई कि कैसे जमींदार बलवंत सिंह जैसे लोग गरीबों का फायदा उठाते हैं और मजबूरी का सौदा करते हैं। लाली ने अपने पिता के आंसू पोंछे और बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ। ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। मैं उस लालची जमींदार को उन्हीं की शर्तों के जाल में फंसा दूंगी। अगले ही दिन लाली खुद जमींदार के पास गई। जमींदार ने उसे देखकर मजाक उड़ाया कि तुम तो एक पढ़ी लिखी लड़की हो, क्या तुम अब खेतों में हल चलाओगी? लाली ने विनम्रता से जवाब दिया कि मालिक, मैं भले ही पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन हूँ तो एक किसान की बेटी ही। खेती करना मेरे खून में है। जमींदार ने सोचा कि बिरजू तो सीधा था, ये बच्ची क्या करेगी। उसने लाली को और ज्यादा ठगने के लिए एक नई और अजीब शर्त रखी। उसने कहा कि तुम जो भी फसल उगाओगी उसका आधा हिस्सा तो मेरा ही होगा, लेकिन फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। लाली ने तुरंत हाँ कर दी और शर्त मान ली। लाली ने इस बार बहुत दिमाग लगाया। उसने खेत में गेहूं या धान की जगह आलू की फसल लगा दी। जब कटाई का समय आया तो जमीन के ऊपर तो बस बेकार की घास फूस और पत्तियां थीं, जबकि असली खजाना यानी आलू तो जमीन के नीचे छिपा था। जमींदार जब अपनी शर्त के मुताबिक फसल लेने आया तो लाली ने उसे ऊपर की सारी सूखी पत्तियां और घास थमा दी और सारे आलू खुद रख लिए। जमींदार भौंचक्का रह गया। लाली ने मुस्कुराकर कहा कि मालिक, शर्त तो आपकी ही थी कि ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का मेरा। जमींदार को पहली बार किसी ने मात दी थी। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अगली बार लाली को सबक सिखाने की ठानी। कुछ समय बाद लाली फिर से जमीन मांगने गई। इस बार जमींदार ने सोचा कि अब मैं पासा पलट दूंगा। उसने शर्त रखी कि इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। लाली ने बड़े ही शांत मन से इस शर्त को भी स्वीकार कर लिया। इस बार लाली ने फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और खेत में गेहूं की फसल बो दी। गेहूं की बालियां ऊपर लगती हैं और जड़ें जमीन के नीचे बेकार पड़ी रहती हैं। जब फसल तैयार हुई तो जमींदार खुशी खुशी पहुंचा कि इस बार तो सारा गेहूं मेरा होगा, क्योंकि वो जमीन के नीचे होगा। लेकिन जब उसने देखा कि गेहूं तो ऊपर लहलहा रहा है और उसे हिस्से में बस मिट्टी और जड़ें मिल रही हैं, तो उसका सिर चकरा गया। लाली ने फिर से वही कहा कि मालिक, आपकी शर्त के अनुसार ऊपर का सारा गेहूं मेरा है और नीचे की जड़ें। गांव के लोग लाली की चतुराई देखकर हैरान थे। जमींदार अब गुस्से से तिलमिला उठा था। उसे लगा कि एक छोटी सी लड़की ने उसे पूरे गांव के सामने बेवकूफ बना दिया है। उसने आखिरी बार लाली को फंसाने के लिए एक ऐसी शर्त सोची जो नामुमकिन सी लगे। उसने लाली को बुलाया और कहा कि इस बार तुम जो भी फसल उगाओगी उसका ऊपर का और नीचे का दोनों हिस्से मेरे होंगे और सिर्फ बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। लाली ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस शर्त को भी मान लिया। लाली ने घर आकर अपने पिता से कहा कि इस बार हम गन्ने की खेती करेंगे। गन्ने की फसल में सबसे काम का हिस्सा बीज का तना होता है, जहां रस भरा होता है, जबकि ऊपर पत्तियां और नीचे जड़ें बेकार होती हैं। जब फसल तैयार हुई तो जमींदार और उसका नौकर झुमरू खेत पर पहुंचे। जमींदार ने देखा कि चारों तरफ गन्ने ही गन्ने हैं। शर्त के मुताबिक ऊपर की पत्तियां और नीचे की जड़ें जमींदार के हिस्से में आईं और बीच का पूरा रसदार गन्ना लाली का हो गया। जमींदार बलवंत सिंह की आंखें अब खुल चुकी थीं। उसे समझ आ गया था कि वो कितनी भी चालाकी कर ले, ईमानदारी और बुद्धि के आगे उसकी बेईमानी कभी नहीं टिक सकती। लाली ने उसे आईना दिखा दिया था। जमींदार ने पहली बार महसूस किया कि एक किसान कितनी मेहनत करता है और उसे उसका हक न देना कितनी बड़ी पाप की बात है। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने लाली से कहा कि तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। बेईमानी का फल हमेशा कड़वा ही होता है। जमींदार ने उसी दिन फैसला किया कि वो अब किसी किसान को परेशान नहीं करेगा। उसने गांव के सभी किसानों की गिरवी रखी हुई जमीनें वापस कर दी और उनका बकाया पैसा भी लौटा दिया। उस दिन के बाद से गांव में एक नई सुबह हुई। किसान खुशी